पूरा यूरोप और वेस्ट लगभग एक महीने से एक ऐसी आग में जल रहा है जिसे जलाया है एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स ने। Myself into a lot of trouble with the folks in Paris and the folks in London, but you know what? This is unnecessary and disruptive. You are disrupting their community, and it's only a matter of time before people here lose patience. Do you honestly expect them to accept point? Blindfolding them to do it. They are using scripture as a blindfold to fucking dominate the world. इन सभी क्लिप्स में एक बात जाहिर है कि कई सारे देशों में एंटी इमिग्रेशन और एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें मेजरली पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन प्रोटेस्ट का सिलसिला आखिर शुरू कब से हुआ? 14 सितंबर 2025 के दिन ब्रिटिश पॉलिटिक्स के फेमस राइट विंग पॉलिटिशियन टॉबी रॉबिन्सन ने ब्रिटिश सिटीजन्स, वो भी स्पेशली वाइट ब्रिटिश सिटीजन्स को एक मैसिव एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट के लिए कॉल आउट किया, जिसमें एस्टिमेटेडली 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा राइट विंग प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। लेकिन केवल ब्रिटेन में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, पोलैंड, जर्मनी में भी इसी तरह के मैसिव एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर वॉलंटियर कर रहे हैं। लगभग सभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक एंटी इमिग्रेशन फर्वर कल्मिनेट हो रहा है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर $100,000 यानी कि लगभग $1 लाख, जिनको अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 80 लाख रुपए की फ़ीस इम्पोज कर दी है। H1B वीज़ा एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें मेजरली स्किल्ड वर्कर्स को वर्क परमिट दिया जाता है, और H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंडियंस का है, लगभग 70%। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के नए रिफॉर्म से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इंडियंस को ही होगी। Why have these nations transfixed their position into anti-immigration fervor? और मुझे लगता है ये सब होने के 3 बड़े रीज़न्स हैं। उनमें से पहला रीज़न है अमेरिका की राइट विंग पॉलिटिक्स के युवा ब्रिगेड के नेता चार्ली कर्क की हत्या, और दूसरा बड़ा रीज़न है वेस्टर्न कंट्रीज़ और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में स्विफ्टली चेंज हो रहा डेमोग्राफिक, और तीसरा बड़ा रीज़न है खुद हमारे इंडियंस का सिविक सेंस। शुरुआत करते हैं चार्ली कर्क की हत्या से। चार्ली कर्क अमेरिका की राइट विंग पॉलिटिक्स के एक दिग्गज युवा नेता के तौर पर उभरे। इनका काम था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अमेरिका की राइट विंग पॉलिटिक्स के परसुएशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और कॉलेज स्टूडेंट्स से डिबेट करना। डिबेट्स में अक्सर ये एक यूनिक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते थे, जिनसे कुछ स्टूडेंट्स तो एग्री करते थे बट अदर रिमेन्ड एट रिफ्ट विद हिज ओपिनियंस। Would you like to have a substantive conversation, or? A substantive? Yeah. No, man, No, you're a asshole. Would you like to have a conversation? Sure, absolutely, Okay. yeah. Okay. I don't like you. I think you spread hate. I think you spread bigotry. I think you piss a lot of people off because I'm लेकिन शायद चार्ली कर्क को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि किस तरह यही डिसअप्रूवल्स एक दिन उनकी हत्या का कारण बन बैठेंगे, और उनकी मौत एंटी इमिग्रेशन और एंटी लेफ्ट फर्वर को एक्सासर्बेट करने का एक नया जंक्चर पॉइंट होगा। लेकिन अगर इस इंसिडेंट्स को बर्ड्स आइज व्यू से देखें तो यह हादसा एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स का कॉज नहीं बल्कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था। किस तरह एक इंसिडेंट्स ने पूरे अमेरिकी पॉलिटिक्स में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया, किस तरह इस छोटे से इंसिडेंट्स ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी कि एक ऐसी घटना जिससे कि क्रांति का एक नया सिरा शुरू होता है। क्योंकि ऐसे केओस से पहले अमेरिका में लंबे समय से लोग इमिग्रेशन से परेशान थे। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियोस आए दिन सर्कुलेट होती रहती थी, जिनसे लोगों के अंदर का गुस्सा बढ़ता गया, और उसको नया रुख दिया चार्ली कर्क की मौत ने। एंड इफ़ वी ट्राई टू लुक पैरेलल टू दिस इंसिडेंट्स टू सिमिलर ऑफ दोज विच हैपेंड इन पास्ट, तो हमको ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे 2010 के दशक के दौरान अरब के कई देशों में टूनीशिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, लिबिया में एक ऐसा पॉलिटिकल फैब्रिक एस्टेब्लिश हो गया था जिसने ऑटोक्रेटिक रिजीम की अथॉरिटी को अपनी चरम पर पहुंचा दिया था। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन एक महामारी की तरह पूरे अरब सबकॉन्टिनेंट में पसरना शुरू हो गया था,
और इन्हीं सब नेशनल लूपहोल से परेशान एक युवक था, मोहम्मद बुज़ारो, जिसके पास MBA की डिग्री तो थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की मार ऐसी पड़ी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सड़कों पर सब्जी का ठेला चलाने के लिए मजबूर था। ऐसे ही एक दिन 17 दिसंबर 2010 के दिन वह सुबह सुबह बाज़ार अपनी सब्जी बेचने निकल पड़ता है, लेकिन एक पुलिसकर्मी से किसी बात के बहस को लेकर उसका सब्जी का ठेला जब्त कर लिया जाता है। बाद में जब वह पुलिस थाने जाता है अपना सब्जी का ठेला छुड़ाने, तो उससे रिश्वत की मांग की जाती है। रिश्वत मना करने पर उसको सब्जी का ठेला वापस नहीं किया जाता है और इसी से भड़ककर मोहम्मद बुज़ारो खुद को आग के हवाले कर देता है। और मोहम्मद बुज़ारो की मौत संपूर्ण अरब सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसी लहर को जन्म देती है जिसे आज हम याद करते हैं अरब स्प्रिंग के नाम से। इसी अरब स्प्रिंग के कारण अरब की सत्ता में राज कर रहे कई सारे तानाशाहों का सिंहासन ढह चुका था और चार्ली कर्क की हत्या भी कुछ इसी तरह के बदलाव की ओर इंगित कर रही है।